नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं शिवा श्रीवास्तव एक बार फिर आपके साथ हाजिर हूँ आपकी अपनी कक्षा लोड स्टार एकेडमी में। आज 16 सितंबर 2020 का करंट कैप्सूल लेके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले 27वें आसियान रीजनल प्लेटफॉर्म में भारत का प्रतिनिधित्व वी मुरलीधरन ने किया है। यह प्लेटफॉर्म के दौरान समुद्री सुरक्षा, आतंकवाद से निपटना और कोविड-19 महामारी पर भारत के प्रयासों को साझा किया जाएगा। मुरलीधरन कौन है? विदेश राज्य मंत्री हैं। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी ने मल्टी कैंप स्कीमों में निवेश की एक सीमा निर्धारित कर दी है। मल्टी कैंप फंड क्या है? मल्टी कैंप फंड वे हैं जो अपने निवेश को तीनों श्रेणियों यानी छोटे, मध्यम और बड़े तीनों कैंपों में विस्तारित करते हैं, वो मल्टी कैंप कहलाते हैं। अब नियम कौन कौन से परिवर्तित हुए? तो पहला तो मल्टी कैंप जो फंड है उसके तहत इक्विटी में 65% का न्यूनतम निवेश इक्विटी में अपना कुल संपत्ति का 75% निवेश करने के लिए बढ़ाया गया है। लार्ज कैंप कंपनियों, मिड कैंप कंपनियों और स्मॉल कैंप कंपनियों के बीच प्रत्येक में 25% की न्यूनतम हिस्सेदारी के साथ 75% का न्यूनतम निवेश आवंटित किया जाना है। फ्रांस, बेल्जियम, जर्मनी, ट्यूनीसिया, डोमिनिकन गणराज्य, एस्टोनिया, ब्रिटेन और अमेरिका सहित संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी के 8 सदस्यों ने म्यांमार से आग्रह किया है कि रोहिंग्या नवंबर में होने वाले आम चुनाव में भाग लेना सुनिश्चित करें। रोहिंग्या का मुद्दा क्या है देख लेते हैं। यह रोहिंग्या मुसलमान और राखीन बौद्ध समुदाय के बीच म्यांमार के राखीन राज्य के उत्तरी भाग में संघर्ष जारी है। वे भारत, बांग्लादेश और मलेशिया जैसे देशों में शरणार्थियों के रूप में फैले हुए हैं। यूएनएससी क्या है? यह जो है न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में मतलब यूएसए के न्यूयॉर्क शहर में अपने प्रधान कार्यालय के साथ अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। ठीक है। हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने केंद्रीय खान मंत्रालय द्वारा वन्य क्षेत्रों में पूर्वेक्षण तथा अन्वेषण हेतु शुद्ध वर्तमान मूल्य शुल्क को माफ़ किए जाने की मांग को खारिज कर दिया है। ये है क्या शुद्ध वर्तमान मूल्य? एनपीवी देख लेते हैं। यह उस मूल्य के मौद्रिक सन्निकटन से है जो वन भूमि के किसी भाग को नष्ट किए जाने के कारण खो दिया जाता है। छूट मांग का कारण क्या है कि अन्वेषण के लिए चुने गए सभी क्षेत्रों को खदानों में परिवर्तित नहीं किया गया है, बल्कि इनमें से मात्र 1% पर ही खनन के लिए परिवर्तित किया गया है। क्यों खारिज किया गया? पर्यावरण मंत्रालय ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार इस तरह की छूट देना अनुचित होगा, इसलिए इसे खारिज कर दिया गया। कार्मिक लोक प्रशासन, कानून और न्याय संबंधी समिति ने आभासी न्यायालय या न्यायालयों द्वारा सुनवाई की कार्यप्रणाली पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की है। विवरण में देखें इसका। कोविड परिदृश्य के पश्चात भी आभासी न्यायालयों को जारी रखा जाए। ट्रैफिक चालन तथा अन्य छोटे अपराधों से संबंधित एक निश्चित श्रेणी के मामलों को नियमित अदालत में, आभासी अदालत में जो है स्थानांतरित किया जाना चाहिए। इससे नियमित अदालतों में लंबित मामलों में कमी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को डाटा गोपनीयता और डेटा सुरक्षा संबंधी चिंताओं का समाधान करना चाहिए। समिति के बारे में देख लेते हैं। तो यह कानून और न्याय मंत्रालय और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय के दायरे में एक संसदीय स्थायी समिति है। क्वेश्चन नंबर 1, सदाशिव राव जी पाटिल का हाल ही में 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। वो कौन से खेल से जुड़े हुए थे? क्रिकेट, फुटबॉल, टेनिस और कबड्डी। पूर्व भारतीय क्रिकेटर सदाशिव राव जी जो पाटिल है, उनका 15 सितंबर 2020 को कोल्हापुर में उनके आवास पर निधन हो गया। वे 86 साल के थे। पाटिल ने 1955 में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक टेस्ट मैच से भारत का प्रतिनिधित्व किया था। पाटिल ने
1952 से 1964 के बीच महाराष्ट्र के लिए 36 प्रथम श्रेणी मैचों में 866 रन बनाने के अलावा 83 विकेट लिए। उन्होंने रणजी ट्रॉफी में महाराष्ट्र की कप्तानी भी की। क्वेश्चन नंबर 2, लोकसभा में सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए कितने प्रतिशत कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी गई है। मतलब ये मंजूरी मिल गई इसको। 20% है, 40 है, 30 है, 50 है। आंसर है 30%। लोकसभा ने सांसदों के वेतन में एक वर्ष के लिए 30% कटौती करने के प्रावधान वाले एक विधेयक को हाल ही में मंजूरी दे दी है। ये इस धनराशि का उपयोग कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न स्थिति से मुकाबले के लिए किया जाएगा। यह विधेयक इससे संबंधित संसद सदस्य वेतन भत्ता और पेंशन अध्यादेश 2020 के स्थान पर लाया गया है। इसके माध्यम से संसद सदस्यों के वेतन भत्ता और पेंशन अधिनियम 1954 में संशोधन किया गया है। पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने किस पूर्व भारतीय क्रिकेटर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? कपिल देव, रवि शास्त्री, मोहम्मद अजहरुद्दीन और सचिन तेंदुलकर। आंसर है सचिन तेंदुलकर। वित्तीय प्रौद्योगिकी क्षेत्र की कंपनी पेटीएम की सहयोगी कंपनी पेटीएम फर्स्ट गेम्स ने पूर्व भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। पेटीएम ने एक बयान में कहा है कि सचिन तेंदुलकर अरबों क्रिकेट प्रेमियों के बीच एक लोकप्रिय नाम है। वे देश में रोमांचक फंतासी और खेलों के बारे में जागरूकता पैदा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। वे सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, पीएफजी के लोगों के बीच अन्य खेलों मसलन कबड्डी, फुटबॉल और बास्केटबॉल को भी लोकप्रिय बनाने में मदद कर सकते हैं। विश्व ओजोन दिवस किस दिन के रूप में मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? 16 सितंबर, 10 जनवरी, 15 मार्च और 12 अप्रैल। आंसर है ऑप्शन ए 16 सितंबर। प्रत्येक साल विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। इसका उद्देश्य विश्व भर के लोगों के बीच पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाने तथा हमारे जीवन को संरक्षित रखने वाली ओजोन परत के बीच में जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, ओजोन परत के विषय में हमें जागरूक बनाता है। ये दिन पहली बार विश्व ओजोन दिवस साल 1995 में मनाया गया था। यह दिवस जनता के बारे में पर्यावरण के महत्व और इसे सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण साधनों के बारे में शिक्षित करता है। क्वेश्चन नंबर 5, कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले कितने महीनों के लिए बढ़ा दिया गया है? 10 महीने, 6 महीने, 7 महीने, 2 महीने। आंसर है 6 महीने। कोविड-19 के खिलाफ लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज बीमा योजना को अगले 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। इसे इस वर्ष 30 मार्च को 90 दिन की अवधि के लिए घोषित किया गया था। यह केंद्रीय योजना सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं सहित उन स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं को 50 लाख रुपए के बीमा के दायरे में लाती है जिन्हें कोविड-19 रोगियों के सीधे संपर्क और देखभाल में रहना पड़ सकता है तथा उन्हें संक्रमित होने का जोखिम बना रहता है। इस योजना में कोविड-19 के कारण दुर्घटनावश मौत के शिकार लोग भी शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस बैंक ने प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी को यूरोमनी अवार्ड्स ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, देना बैंक और पंजाब नेशनल। आंसर है एचडीएफसी बैंक ने बैंक के जो प्रबंध निदेशक आदित्य पुरी हैं उनको यूरोमनी अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। उन्हें भारत में एक विश्व स्तरीय बैंक के निर्माण के उनके कौशल के लिए सम्मानित किया गया है। यूरोमनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार सर्वश्रेष्ठ बैंकों और बैंकरों को प्रदान किया जाता है। इसकी शुरुआत साल 1992 में हुई थी, जो वैश्विक बैंकिंग उद्योग में शुरू किया गया अपनी तरह का पहला पुरस्कार था। ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बहुत सारी जानकारी। देखो, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि यूरोमनी अवार्ड फॉर एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो इसे सर्वश्रेष्ठ बैंकों को भी दिया जाता है, सर्वश्रेष्ठ बैंकरों को भी दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1992 में हुई थी। ठीक है, चीन ने हाल ही में पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए कितने सैटेलाइट लॉन्च किए हैं? 5, 3, 2, 9। आंसर है 9। चीन ने पीत सागर में तैनात पोत से एक रॉकेट के जरिए 9 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। इन सभी सैटेलाइट को सफलतापूर्वक धरती की कक्षा में स्थापित कर दिया गया है। लॉन्च मार्च 11 HY-2 रॉकेट को लॉन्च किया गया है।
इसके साथ जिलिन 1 गाओफेन 3 1 समूह के 9 सैटेलाइट रवाना किए गए। धरती की निगरानी करने वाले इन सैटेलाइट को 545 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थापित किया गया है। चांगगुआंग सैटेलाइट्स टेक्नोलॉजी की ओर से विकसित किए गए इन सैटेलाइट के जरिए कृषि, वन, भूमि संसाधन और पर्यावरण संरक्षण जैसे क्षेत्रों में उपयोगकर्ताओं को रिमोट सेंसिंग सेवा मुहैया कराई जाएगी। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने संसदीय समिति या कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? 16, 20, 25 और 30। 16 आंसर है 16। केंद्रीय संस्कृति मंत्री और पर्यटन मंत्री प्रहलाद पटेल ने भारतीय संस्कृति की उत्पत्ति और विकास पर एक अध्ययन करने के लिए विशेष समिति के गठन की घोषणा की। इस समिति में 16 सदस्य शामिल हैं। इसमें भारतीय पुरातत्व सोसाइटी के अध्यक्ष के.एन. दीक्षित हैं। यह समिति भारतीय संस्कृति के उद्भव और विकास का एक समग्र अध्ययन 1200 साल पहले से वर्तमान तक करेगी। यह दुनिया भर की अन्य संस्कृतियों के साथ अध्ययन और उसके इंटरफेस का भी अध्ययन करेगी। किस देश ने बंधुआ मजदूरी के नामकरण के बाद चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है? भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन और बांग्लादेश। आंसर है यूएसए। अमेरिका ने हाल ही में चीन के जिंगजेयांग प्रांत से कपास, बाल संबंधी उत्पादों, कंप्यूटर घटकों और कुछ वस्त्रों सहित 8 चीनी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगा दिया है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने कहा है कि उत्पादों का उत्पादन जबरन श्रम का उपयोग करके किया जाता है। यह भी आरोप लगाया है कि चीन इन सामानों को अमेरिका में आयात करने की कोशिश करके अमेरिकी श्रमिकों और व्यवसायों को कमज़ोर करता है। भारत में यूट्यूब द्वारा किए गए शॉर्ट वीडियो प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? वाई शॉर्ट्स, यू शॉर्ट्स, शॉर्ट्स और यू शॉर्ट्स। सी है शॉर्ट्स। यूट्यूब ने हाल ही में भारत में यूट्यूब शॉर्ट्स नामक अपना लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। इससे भारत में टिकटॉक पर प्रतिबंध के कारण पैदा हुई खाई को भरने की उम्मीद है। यह वीडियो निर्माण टूल पहले भारतीय उपयोगकर्ताओं के लिए उपलब्ध होगा। इस टूल का उपयोग करके उपयोगकर्ता 15 सेकंड या उससे कम समय का वीडियो बना सकते हैं और इसे प्लेटफॉर्म पर अपलोड कर सकते हैं। उपयोगकर्ता यूट्यूब की म्यूज़िक लाइब्रेरी का उपयोग कर अपने वीडियो में संगीत भी जोड़ सकते हैं। कौन सा बेसिन मीथेन ईंधन का एक उत्कृष्ट स्रोत है? बेसिन, कौन सा बेसिन पूछा है? मीथेन ईंधन का। ठीक है। नर्मदा गोदावरी बेसिन, कृष्णा गोदावरी बेसिन, नर्मदा गंगा बेसिन और गंगा बेसिन। आंसर है कृष्णा गोदावरी बेसिन। अग्रहार रिसर्च इंस्टीट्यूट ARI भारत सरकार के विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग का एक स्वायत्त संस्थान। इसके शोधकर्ताओं द्वारा किए गए एक हालिया अध्ययन में यह पाया गया है कि कृष्णा गोदावरी बेसिन में जमा होने वाला मीथेन हाइड्रेट एक समृद्ध स्रोत है जो मीथेन, एक प्राकृतिक गैस की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करेगा। महत्व है इसका, यह एक स्वच्छ और किफ़ायती ईंधन है। यह अनुमान लगाया जाता है कि 1 घन मीटर मीथेन हाइड्रेट में 160 से 180 घन मीटर मीथेन होता है। कृष्णा गोदावरी बेसिन क्या है, कहाँ है, देख लेते हैं। यह देश के पूर्वी तट पर आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी नदियों के कुल 50,000 वर्ग किलोमीटर में फैले क्षेत्र में फैला है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक, शेयर और हाँ सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हमारे नोटिफिकेशन समय से आप तक पहुंचते रहें। धन्यवाद। जय हिंद।